जय भारत दोस्तों, 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। उसी में आज हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि जब हम लोग पर्वतों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो रेस्पिरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारी आरबीसी वहाँ बढ़ती है, क्या प्रभाव पड़ता है, दम घुटने से कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। ब्रीथिंग एट हाई माउंटेन। पर्वतों पे जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर नॉर्मली अगर हमको पता है कि अगर हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे, जैसे से ऊपर जाते जाएंगे, तो वायु का घनत्व जो है वो कम होता जाएगा। जब वायु का घनत्व कम हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो इंसान की मूर्छा से डेथ भी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसके बारे में चर्चा करना है। तो जैसे हम बात करें, अगर 6000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जा रहे हैं, ठीक, तो या इससे अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तक तो कुछ ठीक रहेगा। जैसे हम यहाँ से पहुँचे लगभग 7000 से 7500 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे, तो ऑक्सीजन के घनत्व की कमी के कारण क्या होगा, मूर्छा हो जाएगी और इंसान की डेथ हो सकती है या बेहोश हो सकता है। अगर इससे ऊपर हम पर्वतों पे जाएं, तो जैसे पता है कि जब पहाड़ों पर लोग चढ़ाई करते हैं, जैसे माउंटेन पे किसी को चढ़ाई करना जाना है, तो पर्वतारोही जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी होती है, जिससे वो सांस लेने में उनको सहायता मिलती है। तो अगर 7000 यहाँ तक क्या होंगे, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाएंगे। लेकिन अगर इससे और ऊंचाई पर जाएंगे, लगभग 11000 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी काम नहीं करेगा और इंसान की वहाँ पे डेथ हो जाएगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अगर जो हमारी एरोप्लेन जो हैं वो बहुत ऊंचाई पे चलती हैं, तो वो कैसे वहाँ पे लोग जीवित रहते हैं। तो आपको बता दें, जो एरोप्लेन होती हैं, एरोप्लेन में एक पंप द्वारा जो है उसके एयर को मेंटेन किया जाता है, हवा के घनत्व को मेंटेन किया जाता है, जिससे जो है हवा को एयर टाइट, जो एरोप्लेन में होती हैं वो एयर टाइट मतलब चारों तरफ से उसको बंद किया जाता है, जिससे बाहर से हवा कोई उसमें एंट्री ना कर पाए। क्योंकि बाहर से अगर हवा एंट्री करेगी तो एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए जो है ऊपर जाने पे जो एक पंप द्वारा जो है इसकी हवा को एयर को मेंटेन किया जाता है। तो अगर हम बात करें, कोई इंसान समुद्र सतह पे रह रहा है, समुद्र के किनारे रह रहा है, अगर उसको हम पहाड़ों पे ले जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पहाड़ों पे ले जाएंगे तो उसकी जो आरबीसी है, जो आपको पता है कि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का घनत्व जो है वो कम होता जाता है। जब ऑक्सीजन का घनत्व कम है तो इंसान को सांस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे जाने के बाद तुरंत क्या होगा, पहले तो दिक्कत होगी सांस लेने में उसको, लेकिन 10-15 दिन कुछ दिन वहाँ पे रहेगा। वो रहने के बाद क्या होगा, उसमें उसकी हार्ट बीट सामान्य हो जाएगी। तो खासकर अगर हम देखें पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग होते हैं, वहाँ पे उनके शरीर में आरबीसी की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ठंडे स्थानों पे रहते हैं, उनके चेहरे क्या होते हैं, हल्का रोजी या गुलाबी कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो है ऊपरी उनके शरीर की सतह पर ज़्यादा दिखाई देती है। अधिक उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अधिक सांस लेते हैं तो अधिक हीमोग्लोबिन काम करना पड़ता है। इसलिए जो है उनका शरीर कैसा होता है, या उनका चेहरा पिंक कलर का या हल्का गुलाबी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ कैसे बनता है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि अगर कोई इंसान समुद्र की सतह से है, उसको हम पहाड़ी क्षेत्र पर ले जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका श्वसन दर बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में भी बढ़ेगी, या आरबीसी की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। ये क्वेश्चन बनते हैं। यदि हवा में, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यदि हवा जो है इसमें ऑक्सीजन और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों समान मात्रा में हो, ऑक्सीजन भी हो और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी समान मात्रा में, तो जो हीमोग्लोबिन है किसके साथ ये अधिक तेजी से कंबाइन करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो
हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 250, कितना, लगभग 200 गुना तेजी से बाइंड करता है ये। मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके जो है एक स्टेबल वो बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अगर कहते हैं कि कोई इंसान है कि ठंडियों में जो अंगीठी लोग चलाते हैं, कहते हैं कि अंगीठी चला के कमरे के अंदर सोना नहीं चाहिए। क्यों? जो अंगीठी चलाते हैं हम लोग, उसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इससे क्या होता है, दम घुटने लगता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये जो है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये जो हम लोग मोटर गाड़ी चलाते हैं उसके धुएं में निकलती है, या लकड़ी कोयला जला रहे हैं वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये बहुत हानिकारक गैस होती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता कि ऊपर जाने पर हवा जो ऑक्सीजन के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो घनत्व ऑक्सीजन का कम होता जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ एक टर्मिनोलॉजी है, जब ऑक्सीजन का घनत्व कम हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हाइपोक्सिया क्या है, कौन सी कंडीशन है? ऐसी दशा जहाँ पे ऑक्सीजन का घनत्व कम हो जाए और इंसान की क्या हो जाए, सांस उसकी स्लो हो जाए या मूर्छा उसको आ जाए, तो उसे बोलते हैं, मूर्छा आ जाए उसको, या ऑक्सीजन की कमी हो जाए शरीर में, टिश्यू में, तो हाइपोक्सिया, या सांस क्या हो, सांस फूलने लगे। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए, जैसे आप लोग देखते होंगे कि शहर में जो है शाम के समय जो नगर पालिका है मच्छर को भगाने के लिए धुएं का करते हैं ना, तो उसमें जो गैस होती है, तो गैस से क्या होता है, वहाँ से सब लोग हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जो गैस होती है उससे सफोकेशन होता है, दम घुटने लगता है। तो इसी बोलते हैं हाइपोक्सिया, दम घुटने को बोलते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी यहाँ हो जाती है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं इसमें ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन को कंट्रोल कौन करता है, कैसे हमारे शरीर में ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन को नियंत्रण कौन करता है। ब्रीथिंग अथवा रिस्पायरेशन कंट्रोल। हमारे शरीर में जो ब्रेन है, मान लीजिए ये ब्रेन, ये मान लीजिए ब्रेन है। आपको पता है कि अभी जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, तो वहाँ इसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। अभी आप इतना जानिए, जो हमारा ब्रेन है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ। कितना? ब्रेन में आपके 3 पार्ट हैं। पहला क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमारे दिमाग के 3 पार्ट हैं, कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपको पता है कि जो हमारा दिमाग है ये क्या है? सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कोर्ट है। यही हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण करता है। कैसे आपको, तो हमारे श्वसन में है, रिस्पायरेशन है, इसको कैसे ये कंट्रोल करता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसी को बोलते हैं नर्वस कंट्रोल भी बोलते हैं इसको, नर्वस कंट्रोल भी कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी तंत्रिकाएं हमारे शरीर में, लगभग 200 बिलियन तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये हमारे रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने में सहायता करती हैं। बात करें जो दिमाग का पहला पार्ट है फोर ब्रेन, यहाँ पे होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, जो ये पार्ट है आपका, ये मिड ब्रेन है। जो लास्ट है आपका, ये इसे बोलते हैं हैंड ब्रेन, इसी में होता है, या इसी को बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। नॉर्मली जो है रिस्पायरेशन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है सामान्यतः श्वसन को या रिस्पायरेशन को या ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। लेकिन इसी मेडुला ऑब्लांगेटा पे यहाँ पे ये पाई जाती है सेरिबेलम। क्या ये? सेरिबेलम। यहीं पे एक छोटा सा केंद्र होता है, ये जो केंद्र होता है इसे बोलते हैं पांस बेरोलाई। क्या बोलते हैं इसको?
पांस बेरोलाई, या इसी को बोलते हैं न्यूमेटिक सेंटर भी कहते हैं। इसी में क्या होता है, न्यूमेटिक सेंटर। आपके जो आपका हाइंड ब्रेन है या मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसी के पास एक केंद्र होता है जिसे पांस बेरोलाई बोलते हैं। यहाँ पे एक सेंटर होता है, न्यूमेटिक सेंटर बोलते हैं इसको, यह जो है श्वास को नियंत्रित करता है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछता है कि इमरजेंसी कंडीशन में, कौन से इमरजेंसी कंडीशन में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब सांस को नियंत्रित कौन करता है? उस समय सांस को नियंत्रित करता है आपका न्यूमेटिक सेंटर या पांस बेरोलाई। ये कब करता है? इमरजेंसी में, मतलब जब शरीर पे विपत्ति आ जाए या कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ धूप रहे हैं, तब जो है उस कंडीशन में ये करती है। इसी को ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं हम। जैसे क्या? ट्रैफिक पुलिस। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है। जब शहर में किसी चौराहे पर चारों तरफ से, मान लीजिए चौराहा है, इधर से भी चारों तरफ से सब वाहन लेके आ रहे हैं और चारों तरफ से जाम लगा दे रहे हैं, तो उसी तरह जो है ना तो इधर वाले इधर जा पा रहे हैं, ना तो इधर वाले सब क्या हो रहे हैं, जाम लग रहा है। उसी तरह जो हमारे शरीर में है, ऑक्सीजन और CO2 का जो है ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पा रहा है, उस समय जो है आपका न्यूमेटिक सेंटर जो है क्या करता है, शरीर से अधिक CO2 क्या करता है, बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा इसको देते हैं। क्यों? जब शरीर से CO2 अधिक निकलेगा दौड़ते समय, तो आपको ऑक्सीजन की अधिक जरूरत पड़ेगी। ठीक, इस तरह ये इमरजेंसी कंडीशन में एक्सरसाइज के समय, कब? एक्सरसाइज या व्यायाम के समय और दौड़ने के समय क्या करेगा, ये पांस बेरोलाई इस सेंटर को कंट्रोल करता है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सामान्यतः हमारे ब्रेन जो है हमारा ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का कौन सा भाग? ब्रेन तो करता है, लेकिन ब्रेन का कौन सा भाग? दिमाग का मेडुला ऑब्लांगेटा। कहाँ से भी है? ये हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। फिर ये जो नीचे का भाग है, यहाँ पे जो है क्या, आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है नीचे, यहाँ पे ऐसे, ये जो गले के पास पीछे जो यहाँ होती है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ जुड़ी होती है, तो उसको आगे हम बताएंगे। तो आज यही जानना है आपको कि ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। इमरजेंसी कंडीशन में पांस बेरोलाई या पांस बेरोलाई ना दिया ऑप्शन में, तो न्यूमेटिक सेंटर होता है यहाँ पे। इसमें भी 3 सेंटर होते हैं। आपके ब्रेन में भी यहाँ पे 3 सेंटर होते हैं। जैसे हम बात करें, ये मान लीजिए ब्रेन का पार्ट था, ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या है, यहाँ पे यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये क्या है, डार्सल। ये है, ठीक, तो ये जो है यहाँ पे डार्सल रिस्पायरेटरी, इसको बोलते हैं डार्सल रिस्पायरेटरी सेंटर, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है सामने की तरफ वेंट्रल रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक। और जो यहाँ पे ये बीच वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं न्यूमेटिक सेंटर, इसे बोलते हैं न्यूमेटिक सेंटर। तो जो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, यही क्वेश्चन बने हुए हैं। आप कोई भी एग्जाम देखिए तो पहला क्वेश्चन बना हुआ है सामान्यतः सामान्य कंडीशन में हमारे ब्रीथिंग रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा। दूसरा क्वेश्चन है इमरजेंसी कंडीशन में न्यूमेटिक सेंटर या पांस बेरोलाई कंट्रोल करता है, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछता है कि मान लीजिए जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बांध सकता है। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल अगर है, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के कितने मिलीलीटर को बांध सकता है। तो 1.34 ml ऑक्सीजन को वो
बांध सकता है। ठीक, अगर एक हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य की, तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है लगभग, एक स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मानव जो है लगभग क्या करता है, 100 ml अगर ब्लड है उसका, एक स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, ना कि कोई बीमार हो उसकी बात नहीं हो रही है। अगर स्वस्थ मनुष्य उसका 100 ml ब्लड लेंगे और शुद्ध ब्लड होगा, उसमें 20 ml ऑक्सीजन हो सकता है, रहेगा उसमें। कितना? 20 ml ऑक्सीजन। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन एक यहाँ और बनता है कि जो श्वास दर, जो ब्रीथिंग रेट है, कब सबसे कम होगी? श्वास दर कब सबसे कम होगी? जब हम सोते, जब हम स्लीप करते रहते हैं, स्लीपिंग के टाइम ब्रीथिंग रेट क्या होती है? सबसे स्लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ काफ़ी ये, इसलिए इसको बता रहे हैं हम। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है आपका रिस्पायरेशन में कि अगर जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, तो डायफ्राम क्या करता है? जब CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है? ये सिकुड़ता है, ऊपर उठता है, कैसे? तो जो CO2 को बाहर निकालते हैं इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की कंडीशन में डायफ्राम क्या होता है? वो डायफ्राम शिथिल हो जाता है। कैसा? शिथिल हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सपायरेशन कंडीशन में रिलैक्स करता है ये CO2 जब बाहर निकलता है, जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो क्या होगा? वो फैलेगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा। ठीक, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी दिया है कि कब, जैसे हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया, एनीपिया, यूपेनिया, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाइपोक्सिया बात करें तो अभी हमने बताया आपको, बात करते हैं हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है, जब लोग मूर्छा हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया, या इसी को कहते हैं लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे? टू टिश्यू। जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे ऊतक हैं शरीर में, उनमें अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक या साइंस की भाषा में हाइपोक्सिया। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है कि हाइपोक्सिया होती है, दे दिया ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पे, CO2 की मात्रा बढ़ने पे, या CO2 की मात्रा कम होने पे, या ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पे। तो हम आंसर में लगाएंगे जब हमारे शरीर में लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है टिश्यू को, तो उसी को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक, दूसरा टर्म है इसमें यूपेनिया। यूपेनिया जो है नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, जब आपकी सांस सामान्य रूप से चलती रही है, इसे बोलते हैं यूपेनिया। जैसे हमने आपको बताया है कि जो 12 से 15 बार पर मिनट, 12 से 15 बार जो ब्रीथिंग रेट हमारी है वो होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, उसे बोलते हैं यूपेनिया। अगर यही जो हमारी ब्रीथिंग रेट है ये घट जाए, बढ़ जाए, तो क्या कहेंगे? अगर जो ब्रीथिंग रेट है वो घट जाए तो बोलते हैं उसको हाइपोनिया। कब? जब ब्रीथिंग रेट क्या हो जाए? घट जाए। कहने का मतलब है कि 12 से 15 बार पर मिनट से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोनिया। अब अगर ज़्यादा हो जाए तो 12 से 15, जैसे हम दौड़ते हैं या घबराहट में क्या होती है, ब्रीथिंग रेट हमारी बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होगी? उसे बोलते हैं
हाइपर या ट्रैकियोनोपिया बोलते हैं इसको, ट्रैकी एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको, हाइपरनिया बोलते हैं इसको, हाइपरनिया। कब? जब 12 से 15 बार इससे अधिक हो जाए, ब्रीथिंग रेट क्या हो जाए, मोर मतलब बढ़ जाए, उसे बोलते हैं हाइपरनिया। ठीक। अब कभी कभी होती है कि सांस जो फूलती है या अचानक जो है जो श्वास रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपीनिया। नाम सी है एपीनिया बोलते हैं। कभी अचानक सडनली क्या हो जाए, ब्रीथिंग रेट रुक जाए, सडनली ब्रीथिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसे बोलते हैं क्या, एपनिया बोलते हैं। ठीक। एक है टर्म इसमें एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया किसे कहेंगे, सफोकेशन हो जाए, क्या हो जाए, सफोकेशन। जब वातावरण में क्या हो जाए, CO2 बढ़ जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं एस्पेक्सिया। जैसे हम बात करें, अगर आप कमरे में किसी बंद हैं, कमरे में कोई अंगूठी चला दें, अंगूठी कहें तो ठंड के समय में लोग, जब ठंड लगती है लोगों को, खासकर शहर के लोग जो है, जो ठंड से बचने के लिए हाथों सेंकते हैं अंगूठी चला के, कोयले को जलाते हैं उसमें, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक। तो दम घुटने लगता है लोगों को, उसी को बोलते हैं एस्पेक्सिया। या आप कहीं वातावरण में रह रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं बस में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हों और बस चारों तरफ से शीशा उसका बंद हो, तो क्या होगी, सब लोग CO2 छोड़ रहे हैं, तो CO2 से क्या होगा, लोगों का दम घुटने लगता है। या कभी कभी देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ जगह पे लोगों को चक्कर आता है या घबराहट होती है या सांस फूलने लगता है, तो उसे बोलते हैं एस्पेक्सिया, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसे बोलते हैं एस्पेक्सिया। ठीक। एक टर्मिनोलॉजी है एनोक्सिया। एनोक्सिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। एनोक्सिया क्या है, अब्सेंस ऑफ, मतलब जब हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही ना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर टिश्यू। हमारे कोशिकाओं में, हमारे ऊतकों में जब ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाए, उसे बोलते हैं क्या, एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक। क्या, एनोक्सिया बोलते हैं। इस तरह जो यहाँ से एग्जाम में ये काफ़ी, मतलब सब नाम लगभग सेम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक टर्म और इसमें डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया क्या है, इसमें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आप सांस से, आपको किसी को कोई दमा का रोगी हो या कोई दिक्कत हो तो सांस लेते हैं, तो सांस में यहाँ पे गले में दर्द होती है, तो सांस फूलता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो इसे डिस्पेक्सिया बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो या कठिनाई हो, उस टर्म को बोलते हैं डिस्पेक्सिया। इस तरह जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है क्या, ये एस्पेक्सिया क्या है, तो सफोकेशन हो जाए CO2 से, उसे बोलते हैं एस्पेक्सिया। क्वेश्चन बनता है हाइपोक्सिया, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। बात करें हम यूपीनिया की, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जब रहे, सामान्यतः जैसे हम लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं आराम से, तो ये क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग है, इस टर्म को बोलते हैं यूपीनिया। फिर हाइपोनिया, नाम से है, हाइपो मतलब ब्रीथिंग रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, स्लो हो जाए, उसे बोलते हैं हाइपोनिया। हाइपर, नाम से है, हाइपर मतलब होता है ये क्या, अधिक, जब ब्रीथिंग रेट या रिस्पिरेशन रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, उस टर्म को बोलते हैं विज्ञान की भाषा में
हाइपरनिया बोलते हैं। एपोनिया मतलब नाम से ही है, ए मतलब क्या होता है एब्सेंट। जब सडनली क्या हो जाए, सडनली बैठे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अचानक जो है आपका सांस रुक जाए कभी कभी, तो क्या बोलते हैं उसे एपोनिया बोलते हैं, एपोनिया। फिर है एनेक्सिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर टिश्यू। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उससे बोलते हैं विज्ञान की भाषा में एनेक्सिया। यहाँ से आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दीजिए, वहाँ पे एलटी में, टीजीटी में, रेलवे में, कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देखिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन में यही से दिया रहेगा। ऑप्शन में मान लीजिए हाइपोक्सिया पूछा है, दे दिया लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन में दे दिया आपको यूपेनिया, हाइपोनिया, एपोनिया। तो आप कैसे लगाएंगे? तो जब तक आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं जानेंगे आप नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे आप। इसलिए जो है इन सब टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक, कि कैसे हमारा हार्ट जो है काम किया, और जो हमारा हृदय है, हृदय हो गया, और जो ब्रेन हमारा है, मेन क्या है ब्रेन, जो कि हमारे शरीर का सुप्रीम कोर्ट है, किस तरह वो है जो है श्वसन को हमारे कंट्रोल कर रहा है, कब नॉर्मल कंडीशन में, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक, उस समय कैसे कंट्रोल करता है ये, और ये टर्मिनोलॉजी, ठीक, हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी किसी को कोई इसमें डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक लोगों में, जिससे जानकारी लोगों को मिले। ठीक, जय भारत।